बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस का चैप्टर नंबर 2 और इसका फर्स्ट हाफ आज हमारे डिस्कशन में रहेगा। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और अपने आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया कि आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका फर्स्ट हाफ डिस्कस होगा। आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको मालूम है सेकंड चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क्स का है। इसमें आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस हैं, इनमें जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो क्या हैं। तो नेटवर्क का एक इब्तदाई जो है इंट्रोडक्शन वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड आर्टिकल हमारा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके यूजेस और इससे रिलेटेड टर्म्स सेकंड आर्टिकल में डिस्कस होंगी। इसके बाद थर्ड आर्टिकल हमारा बड़ा सिंपल, ईमेल। ईमेल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेट का इंट्रोडक्शन होगा, इंटरनेट के यूजेस होंगे और इसकी सर्विसेज और फैसिलिटीज जो इस्तेमाल होती हैं उनको हम पढ़ेंगे और इनके सवालात डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका नेटवर्क के अंदर होना ज़रूरी है या जिनसे मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं, वो हमारी डिस्कशन के अंदर रहेंगे। और लास्ट टॉपिक जो आज का होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी लैन के प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इन टॉपिक्स की डिटेल डिस्कस करने के लिए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क किस चीज को कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होंगे? बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों इंटरकनेक्ट कर दिए जाते हैं? ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा, रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे वो क्या कहलाएगा? वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। अब नेटवर्क में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का आपस में इंटरकनेक्शन होना जरूरी है। अब वो इंटरकनेक्शन किसके जरिए होगा? विद द हेल्प ऑफ सम कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या चीज होती है? कोई भी ऐसा जरिया जिसके जरिए दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, वो जरिया या मेथड क्या कहलाता है? वो कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने चार कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए, बी, सी और डी। अगर इनको आपस में किसी भी जरिए से इंटरकनेक्ट कर दिया जाए तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। अब इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए आप दो तरह के मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिकली हम इसको कम्युनिकेशन मीडिया का नाम देते हैं। इट इज अ कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड से मुराद ये है कि ये फिजिकली किसी केबल की मदद से इंटरकनेक्ट होंगे। अगर सेंडर और रिसीवर यानी दो कंप्यूटर्स के दरमियान कोई फिजिकल वायर मौजूद है जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है और आप उसे टच कर सकते हैं, तो ये मीडिया कहलाएगा गाइडेड। लेकिन बाज औकात दो सिस्टम्स के दरमियान कोई फिजिकल लिंक मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डेटा शेयर कर रहे होते हैं। तो इस मोड में या इस सिचुएशन में हम कहेंगे इनके दरमियान एक अनगाइडेड मीडिया इस्तेमाल हो रहा। तो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए आप कोई मीडिया इस्तेमाल करेंगे। वो मीडिया को गाइडेड भी हो सकता है या अनगाइडेड भी हो सकता है। अब नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स इस वक्त इंटरकनेक्ट हुए नजर आ रहे हैं और इनमें गाइडेड मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां दो तीन टर्म्स आती हैं जो अंडरस्टैंड करना हर बंदे के लिए जरूरी है। एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे नोड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट किसको कहेंगे। नोड से मुराद तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर या कोई डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हुई है उसको हम कहेंगे इट इज अ नोड। एक कंप्यूटर स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है, उसका नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कंप्यूटर तो है लेकिन वो नोड नहीं कहलाएगा। लेकिन आपने चार कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए तो वो चार कंप्यूटर्स बेसिकली क्या बन जाएंगे? वो नोड कहलाएंगे। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर इन योर कंप्यूटर लैब,
तो आप कहेंगे इट इज अ 40 नोड लैब, इसका मतलब है उसमें 40 कंप्यूटर्स का जिक्र हो रहा है। इसी तरह नेटवर्क के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है बाज़ औक़ात सर्वर और क्लाइंट। सर्वर से मुराद कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हों और वो डेटा प्रोवाइड कर रहा हो अदर कंप्यूटर्स को, तो ऐसा कंप्यूटर सर्वर कहलाएगा। सर्वर को बाज़ औक़ात होस्ट भी कहते हैं। इसी तरह क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं जो लो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज डिमांड करते हैं या रिसीव करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जो रिसोर्सेज रिसीव कर रहे हों, डिमांड कर रहे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर क्लाइंट्स। अब फॉर एग्जांपल ये 4 नोड्स का नेटवर्क है, ए बी सी और डी। इनमें से अगर आप देखें तो नोड ए ऐसा नोड है जिसके पास 2 रिसोर्सेज हैं, एक मॉडेम और एक उसका प्रिंटर। ये अपने रिसोर्सेज को खुद इस्तेमाल कर रहा है। ये मॉडेम के जरिए इंटरनेट की सर्विसेज रिसीव कर रहा है, प्रिंटर के जरिए ये प्रिंटिंग की सर्विसेज रिसीव कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये सर्विसेज बाकी कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम ये काम करते हैं, कंप्यूटर ए एक सर्वर बना दिया जाता है और बाकी सारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स। कंप्यूटर ए इनको प्रिंट की सर्विसेज देगा, इंटरनेट की सर्विसेज देगा, और बाकी कंप्यूटर जिनके पास सर्विसेज मौजूद नहीं थी लेकिन ये ए की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बी सी और डी क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। जबकि कंप्यूटर ए क्या बन जाएगा, सर्वर या होस्ट बन जाएगा। अब नेटवर्क बनाने के यूजेस या बेनिफिट्स क्या हैं? ये कंप्यूटर्स अलग अलग पड़े हमें क्या नुकसान दे रहे थे, हमने इन्हें इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क बना दिया। तो बेसिकली नेटवर्क बनाने के तो बेशुमार यूजेस हैं, जिनमें से चंद एक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अक्सर पेपर में नेटवर्क के यूजेस पूछे जाते हैं। आपको एक सवाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपको यूजेस पता होंगे तो आप उस सवाल का जवाब दे सकेंगे। नेटवर्क बनाने के यूजेस ये हैं, नेटवर्क के कंप्यूटर्स आपस में डेटा, प्रोग्राम्स या फाइल्स शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए के पास एक फाइल है जिसको इसने हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, वो अपनी हार्ड डिस्क शेयर करेगा तो बी सी और डी तीनों उस डेटा को व्यू कर सकते हैं। इसी तरह रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं। रिसोर्सेज शेयर होने से मुराद ये है, ये मॉडेम और ये प्रिंटर कंप्यूटर ए के रिसोर्सेज थे, जराए थे जिनसे ये फायदा उठा रहा था, लेकिन जब ये इनको शेयर करेगा तो बी सी और डी भी इन रिसोर्सेज से फायदा हासिल कर सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझे, नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं, अगर हर कंप्यूटर के साथ आप एक प्रिंटर लगाएं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप एक ही प्रिंटर लगाएं पहले कंप्यूटर के साथ और बाकी 9 के साथ उसे शेयर कर दें, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज हो सकती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं ऑडियो चैट को, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो चैट को, वो इसके अंदर अप्लाई की जा सकती है। और नेटवर्क के कंप्यूटर्स एक दूसरे को ईमेल्स या बाकी मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चंद यूजेस है कंप्यूटर नेटवर्क्स के। इससे जो सवालात आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस थी इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स वो है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। एक बात याद रखिएगा, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। अब ये क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो यहां से 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। वर्क ग्रुप क्या होता है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग किसको कहते हैं, और ग्रुप वेयर क्या होता है। बाज औकात ये 3 चीजें हैं, डेफिनेशंस की शक्ल में पेपर में अपीयर हो जाती हैं। तो अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होगा तो जिस चीज की भी डेफिनेशन आए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वर्क ग्रुप किसे कहते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक वक्त में कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही काम कर रहे हैं तो बेसिकली दीज पीपल आर मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप। बहुत से लोग एक वक्त में नेटवर्क के ऊपर एक ही काम करें तो इनको हम वर्क ग्रुप के मेंबर तस्लीम करते हैं। अब जब ये लोग आपस में डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये क्या है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाती है। तो वर्क ग्रुप कुछ लोगों को कहा जाता है जो नेटवर्क के ऊपर एक ही काम कर रहे हों। जब ये लोग आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोसेस क्या है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है।
और वो सॉफ्टवेयर जिसने इनको ऑर्गेनाइज किया है, इनको इंटरकनेक्ट किया है और इन लोगों की कम्युनिकेशन करवा रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बेस है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? इट इज ग्रुपवेयर। अब फॉर एग्जांपल आप सब स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो सॉफ्टवेयर है, एक टीम के अंदर आप 20-30 स्टूडेंट्स हैं और चंद टीचर्स हैं जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो चूंकि नेटवर्क के ऊपर आप 20-30 स्टूडेंट्स एक टीचर के साथ एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो आप 20-30 स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होंगे? यू आर मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप। आप लोग जो आपस में काम कर रहे हैं, डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं, आप लोगों का ये प्रोसेस, ये वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है। इसी को कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। कोलैबोरेशन होती है ताउन से। तो ये ऐसी प्रोसेसिंग है जो आप लोगों के ताउन से हो रही है, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सॉफ्टवेयर है, जिसने आप सब लोगों को इंटरकनेक्ट किया हुआ है और वो आपको मैनेज कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? दैट इज ग्रुपवेयर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंतहाई सिंपल, ईमेल। अब आप सब लोग जानते हैं ईमेल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल को। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग सम ऑफ द मैसेजेस दैट आर सेंट इलेक्ट्रॉनिकली। आप लोग बेसिकली इसको कन्वेंशनल पेपर बेस मेल की रिप्लेसमेंट समझ सकते हैं। जैसे पुराने वक्तों में हम लोग पेपर बेस मेल किया करते थे, ये उसका मुतबादिल है। अब इसको सेंड और रिसीव करने के लिए हर बंदे को एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाहिए। वो ईमेल एड्रेस डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्रिएट किया जा सकता है। वो वेब सर्वर्स जो आपको ईमेल एड्रेस बनाना अलाउ करते हैं, उनको हम ईमेल सर्वर्स कहते हैं। पॉपुलर ईमेल सर्वर्स अगर आपसे पूछे जाएं, सवाल आ जाता है, तो याहू है, गूगल है, हॉटमेल है एंड सो ऑन। बेशुमार तरह के फ्री ईमेल सर्वर्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करें और इसको इस्तेमाल करते हुए डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब ईमेल बेसिकली इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। ये एक फास्ट टेक्निक है, मतलब विद इन सेकेंड्स ये अपनी डेस्टिनेशन पर डेटा को पहुंचा देती है। ये चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है। पेपर बेस्ड मेल की बजाय ये बहुत कम कॉस्ट इसके ऊपर लगती है। ये 24/7 दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन अवेलेबल रहती है। हर बंदा जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है और ये जो है वो हर बंदा इसकी एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा हर बंदा, हर इंसान अपना एक ईमेल एड्रेस किसी भी वेब सर्वर के ऊपर क्रिएट कर सकता है। हर ईमेल सर्वर एक यूनिक ईमेल एड्रेस एक इंसान को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन हॉटमेल की वेबसाइट पे जाता है और अपने एक एड्रेस क्रिएट करता है, वो किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। फॉर एग्जांपल, एक ईमेल एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है abc123@pgc.edu.pk। ये एक ईमेल एड्रेस है। इसका जो पहला हिस्सा है, जो हर बंदा खुद चूज करता है अपनी वेब ईमेल बनाते हुए। फॉर एग्जांपल, मेरा जो नाम है, मेरी कोशिश होगी मैं अपने नाम से ईमेल एड्रेस बनाऊं। आपको जो नाम है, आपकी कोशिश होगी आप अपने नाम से ईमेल बनाएं। तो इस ईमेल एड्रेस का जो पहला हिस्सा है वो कहलाता है यूजर नेम। ये यूजर ने खुद सिलेक्ट करना होता है और इसका यूनिक होना जरूरी है। फिर अक्सर सवालात इस तरह के आते हैं, मतलब एक सैंपल एमसीक्यूज कई बार आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में जो लाजमी तौर पे सिंबल इस्तेमाल होता है वो @ है। ये ईमेल सिंबल भी कहलाता है। तो पहले यूजर नेम आएगा, फिर ईमेल सिंबल आएगा और थर्ड वन जो लास्ट पार्ट है, जैसे hotmail.com, pgc.edu.pk, yahoo.com, ये उस वेबसाइट का या वेब पेज का एड्रेस होता है जिसके ऊपर आप ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये आपके ईमेल एड्रेस का लास्ट पार्ट है, इसको हम डोमेन नेम सर्विस कहते हैं। बेसिकली डोमेन नेम कहते हैं आपके वेब सर्वर के एड्रेस को जिसके ऊपर आपने ईमेल एड्रेस बनाया है। तो ये ईमेल एड्रेस के आपको पार्ट्स मालूम होने चाहिए। ये अक्सर सवालों में पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, लास्ट पार्ट कौन सा है, सिंबल इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा। तो ये चीजें जहन में होनी चाहिए। इसके बाद ईमेल के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे लैक ऑफ प्राइवेसी है।
जंक ईमेल्स हैं, आपको बेशुमार एडवर्टाइजमेंट मेल्स भेजी जाती हैं जिनको जो आपकी बैंडविड्थ को कंज्यूम भी करती हैं और स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ा देती हैं। इसी तरह सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ईमेल का तस्लीम किया जाता है वो इसको इमोशनलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक बंदा आपके सामने फेस टू फेस बैठा हुआ है और आप उससे कोई बात कर रहे हैं तो आपको उसके मूड का अंदाजा होगा कि यार ये गुस्से में है, ये खुशी से बात कर रहा है, ये बस मुझे टालने की कोशिश कर रहा है, नागवारी का इजहार कर रहा है। हर बंदे का मूड आपके सामने होता है जब आप उसके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन ईमेल चूंकि एक पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कम्युनिकेशन है, तो आप इसमें से किसी बंदे के इमोशंस को उस तरह जज नहीं कर सकते जैसे आप फेस टू फेस कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर ईमेल्स वायरसेस स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो वायरस थ्रेट का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये चंद एक एडवांटेजेस थे जो हमने डिस्कस किए। पेपर में इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स वो है इंटरनेट का। इंटरनेट जैसा आप जानते हैं, इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। वैन ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ये मुख्तलिफ सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है और इनकी कम्युनिकेशन करवाता है। वैन के अंदर जो लार्जर कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम होस्ट कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी हजारों लाखों नेटवर्क्स जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अगर हम उनको कंबाइन करके सिंगल नेटवर्क के तौर पे देखें तो दैट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। अब अक्सर सवाल आ जाता है कि इंटरनेट में जो कंप्यूटर्स हैं वो मीडिया कौन सा इस्तेमाल करते हैं या उनका कनेक्शन कैसे दिया जा सकता है। तो इंटरनेट में चूंकि बेशुमार वैरायटी ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, हर नेटवर्क अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होता है, तो इंटरनेट के अंदर कनेक्शन देने के लिए फोन लाइंस इस्तेमाल हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज हो सकती हैं, सैटेलाइट लिंक्स हैं, मोबाइल फोन नेटवर्क्स हैं एंड सो ऑन। ये चंद मीडिया हैं जो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके चंद यूजेस हैं, सर्विसेज हैं, एडवांटेजेस हैं जहां पे इंटरनेट को यूज किया जा सकता है। पहला जो एडवांटेज है या पहली सर्विस www, ये वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। वेब कहते हैं जाल को, तो वर्ल्ड वाइड वेब मींस कंप्यूटर्स का या वेबसाइट्स का ऐसा जाल जो पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब अपलोडेड वेब पेजेस और वेबसाइट्स। वो हजारों लाखों कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस या वेबसाइट्स को अपलोड कर किए बैठे हैं और उनके साथ आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और अक्सर डेट आ जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब को लॉन्च कब किया गया था? तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1989, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस तो ईमेल, उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड सर्विस कहलाती है टेलनेट। टेलनेट असल में इंटरनेट के कनेक्शन के वक्त इस्तेमाल होने वाला एक प्रोटोकॉल या सर्विस है। टेलनेट आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को यूज करते हुए किसी एक दूसरे कंप्यूटर के साथ अपना कनेक्शन कायम करें और जब आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इट एनेबल्स अ यूजर टू लॉग ऑन टू अनदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, किसी और कंप्यूटर के साथ लॉग ऑन के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि यू मेक यूज ऑफ अदर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, ताकि आप उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट चंद सर्विसेज हैं वो डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वाला है। दो यूजेस हम डिस्कस कर चुके। तीसरा यूज एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट का वो फीचर है, वो सहूलत है जिससे हम फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली एफटीपी इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ओवर इंटरनेट। इसके दो मेन यूजेस हैं, दो मेन एप्लीकेशंस हैं। एक ये इस्तेमाल होता है अपलोडिंग में और एक डाउनलोडिंग में। अपलोडिंग क्या है? जब आप अपने कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अपलोडिंग, यानी द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू आवर कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग। तो ये चंद एक सवालात यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद गोफर।
असल में गोफर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इसकी दो एप्लीकेशंस, यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स, दो सहूलियात आपको प्रोवाइड करती है, इनको ज़हन में रखना है। कोई भी मेन्यू बेस्ड सर्च, किसी मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन से आप मेन्यूज ओपन करके वहां से कोई सर्चिंग परफॉर्म कर सकें। और दूसरी चीज, फाइल रिट्रीवल फैसिलिटी, आपके लिए किसी डेटा को, फाइल को सर्च करे और उसे रिट्रीव करके लाकर आप तक डिस्प्ले करवाए। तो कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो मेन्यू बेस्ड सर्च परफॉर्म करती हो, फाइल रिट्रीवल फैसिलिटी परफॉर्म करती हो, लेकिन ये दोनों काम कहां होंगे? कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट यूज देखिएगा, वो है चैट ग्रुप्स। इनको डिस्कशन ग्रुप्स भी कहते हैं। आमतौर पर इंटरनेट के ऊपर बेशुमार ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स अवेलेबल हैं, जिनको आप ज्वाइन करके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर वहां होने वाली डिस्कशन का आप हिस्सा बन सकते हैं। उस डिस्कशन को आप पोस्ट भी कर सकते हैं और वहां से आप डिस्कशन को रीड भी कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स या चैट ग्रुप्स इंटरनेट की एक फैसिलिटी है। इसके बाद दो बड़े अहम यूजेस हैं, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट देखिएगा, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, इंटरनल नेटवर्क, इंट्रानेट। बेसिकली अगर एक इदारे में ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो इदारे के अपने लोग इदारे के अपने सिस्टम के ऊपर चला सकें, तो ऐसा सिस्टम जो इदारे के अंदर चलाए जाने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे इंटरनेट कहते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं इट इज एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्राइवेट एंड सिक्योर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग इसे इस्तेमाल कर सकें, बाहर से इसको कोई बंदा एक्सेस ना कर सके। तो ऐसा प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क क्या कहलाएगा? वो इंट्रानेट कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हम पंजाब कॉलेज की एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाहर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स की लीव्स लगा रहे हैं, उनकी एब्सेंट या प्रेजेंट काउंट कर रहे हैं, उनके मंथली टेस्ट के रिजल्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी यूजफुल रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए पंजाब कॉलेज का एम्प्लॉय होना जरूरी है, यहां से बाहर से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यूज, एक्स्ट्रानेट। अगर दो या दो से ज्यादा इंटरनेट्स आपस में ज्वाइन कर दिए जाएं, तो ये सिस्टम जो दो या दो से ज्यादा इंटरनेट्स को ज्वाइन करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे एक्स्ट्रानेट कहेंगे। यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इंटरनेट्स, इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट के लिए भी इंटरनेट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सिर्फ वही डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। आउटसाइड द इंटरनेट्स कोई और बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरनेट के यूजेस और फीचर्स। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। नेटवर्क की टाइप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन एरिया वाइज इसे क्लासिफाई किया जाए तो मेन टाइप्स दो हैं, लेकिन आपकी किताब तीन टाइप्स डिस्कस कर रही है। उनमें से लैन, मैन और वैन, ये तीन टाइप्स बुक ने डिस्कस की हैं। अब इन तीनों में सबसे मेजर डिफरेंस तो एरिया का, यानी नेटवर्क की सेग्रीगेशन की जाती है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इनमें सबसे स्मॉल स्केल पे जो नेटवर्क डिस्कस होता है वो है लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में काम करता है। इसमें डिवाइसेस कम हैं, कंप्यूटर्स कम है, एरिया लिमिटेड है, इस वजह से इसकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो नॉर्मली ये लिमिटेड एरिया के ऊपर बेस करता है। अब वो लिमिटेड एरिया कितना होगा? कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग या कोई कैंपस हो सकता है जिसके अंदर अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। हाँ, ये ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, बट दे मे बी प्लेस्ड एट द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू ईच अदर। अब स्मॉल एरिया ऑफिस बिल्डिंग या कैंपस हो सकती है, फास्ट स्पीड है। एग्जाम्पल इसकी आप दे सकते हैं, कोई कंप्यूटर लैब या कोई ब्रांच का लोकल नेटवर्क जो होगा वो किस में आएगा? लैन में आएगा। अब लैन से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप एक ऑफिस से, एक बिल्डिंग से, एक कैंपस की रेंज से बाहर निकल गए। अगर आपके पास एक शहर के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं
और उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी की बाउंड्री के अंदर अंदर हो और उस सिटी के अंदर आने वाले छोटे छोटे नेटवर्क्स को ज्वाइन कर रहा हो, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाएगा? मैन। तो आमतौर पर इट इज यूज विद इन अ सिटी एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंड्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद इन द रेंज ऑफ अ सिटी। इसका एरिया ऑफ कवरेज लैन से ज्यादा होता है, लेकिन इसकी स्पीड लैन से कम होगी। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी और एरर रेट बढ़ता चला जाएगा। हाँ, कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर आप लैन से मैन में आते हैं तो चूंकि एरिया बढ़ा है, डिवाइसेस बढ़ गई, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मैन की एग्जांपल आप मोबाइल नेटवर्क्स दे सकते हैं। मोबाइल फोन कंपनीज अपना नेटवर्क सिटी टू सिटी एक्सपेंड करती हैं और बाद में उन सिटीज को आपस में मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करती जाती हैं। अब आप एक सिटी की रेंज से बाहर निकले हैं, अब आप वाइड एरिया नेटवर्क में आ गए हैं। जब मल्टीपल सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। ये आमतौर पर मल्टीपल लैंस या मैन्स को इंटरकनेक्ट करने के बाद बनाया जाता है और इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं इंटरनेट या टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर ही बेस करते हैं और वो भी वैन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स वो है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है या नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब एक नेटवर्क में कंपोनेंट्स तो बेशुमार इस्तेमाल हो सकते हैं। हर कंपोनेंट का अपना अपना एक स्पेसिफिक यूज है और वो अपनी अपनी सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होगा। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। नेटवर्क की डेफिनेशन ये है व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडिया। यानी दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आप इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं? कम्युनिकेशन मीडिया की मदद से। ये मीडिया वो जरिया है, वो चैनल है जिसके जरिए दो कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। इसलिए अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कम्युनिकेशन मीडिया आर आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन चैनल्स। अब ये चैनल्स दो तरह के हो सकते हैं। कुछ चैनल्स हैं गाइडेड मीडिया कहलाते हैं, कुछ कहलाते हैं अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया फिजिकल केबल्स की शक्ल में होते हैं। अक्सर आपसे सवाल आ जाता है डैश एंड डैश आर यूज्ड एज गाइडेड मीडिया, तो आपको मालूम होना चाहिए जितनी भी केबल्स होंगी वो गाइडेड मीडिया में अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल है, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये सब मीडिया किस में है? गाइडेड मीडिया में। इसी तरह अनगाइडेड मीडिया आमतौर पर वायरलेस कनेक्शंस पे मुश्तमिल होता है। इसमें कोई फिजिकल लिंक मौजूद नहीं है, इसलिए इसे अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं और इसमें आमतौर पर एयर और एटमॉस्फेयर इसकी कैटेगरी में आते हैं और इसकी एग्जांपल्स माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन अनगाइडेड मीडिया के अंदर आएगी। सेकंड कंपोनेंट है एनआईसी। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, इसको लैन कार्ड भी कहते हैं, इसको नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं। ये चंद एक नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। असल में ये वो कार्ड है, ये एक सर्किट बोर्ड है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आमतौर पर एक्सपेंशन स्लॉट्स में होता है और इसमें एक पोर्ट है और आप इस पोर्ट के अंदर केबल कनेक्ट करने के बाद अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो it is also known as Ethernet or LAN card. It has a port that is used to connect a computer to a computer network. थर्ड जो डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर कॉमनली यूज होती है वो है ब्रिज। ब्रिज असल में वो डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क की दो सेगमेंट्स को ज्वाइन कर सकती है या दो एक ही जैसे नेटवर्क्स हो उनको ज्वाइन करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ब्रिज। शर्त यह है वो नेटवर्क्स किस तरह के होने चाहिए? सिमिलर टाइप्स के। तो अगर दो एक ही तरह के नेटवर्क्स हैं उनको आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डिवाइस इस्तेमाल होगी ब्रिज। या एक नेटवर्क के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है, नेचर उनकी एक जैसी है, तो तब भी कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होगी? वो है ब्रिज। नेक्स्ट डिवाइस डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। फोर्थ नंबर पे आता है स्टूडेंट्स गेटवे। गेटवे एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का और ये एक कंप्यूटर को एनेबल करता है कि वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके जो किसी डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के ऊपर
लाई करता है या डिफरेंट नेटवर्क का हिस्सा है। अब फॉर एग्जांपल एक तरफ नेटवर्क ए है, एक तरफ नेटवर्क बी है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ए नेटवर्क पर मौजूद एक कंप्यूटर अगर बी नेटवर्क पर मौजूद किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, वो गेटवे। तो हम कहते हैं ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो एक नेटवर्क से डेटा रिसीव करती है, उसको दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल के मुताबिक कन्वर्ट करती है और उसको डेटा प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं जो प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है या नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है राउटर। इसको राउटर भी बोलते हैं, रूटर भी कहा जाता है। असल में ये वो डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करती है, जो सेम प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आप घर में एक राउटर रखते हैं, उससे आपने अपना टैबलेट भी कनेक्ट किया है, मोबाइल फोन भी कनेक्ट किया है, लैपटॉप भी उसमें चल रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी चल रहा है। तो मल्टीपल डिवाइसेस जो किसी भी नेचर की हो, अगर उनको इंटरकनेक्ट करना हो और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करनी हो तो जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो है राउटर। आमतौर पर राउटर एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसमें इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं और इसका अपना एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो इसकी इंडिपेंडेंट वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो ये चंद एक सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। राउटर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन कौन से जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उनका नाम क्या है, या गेटवे की कंपोजिशन पूछी जा सकती है। ये चंद एक सवालात थे जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल की जाने मूव करते हैं, वो है हमारा प्रोटोकॉल्स। आमतौर पर प्रोटोकॉल्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन डिवाइसेस और कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। वो सेट ऑफ रूल्स जो नेटवर्क के डिवाइसेस या कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा इंटरचेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। और ये प्रोटोकॉल्स कहाँ डिफाइन होते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कोई भी नेटवर्क उस वक्त तक एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल ना हो या वो एक्टिव ना हो। फिजिकल लेवल पे आप वायर्स पकड़ के इंटरनेट कनेक्शंस लेके मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन तो कर देते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स ये आती हैं, एक कंप्यूटर दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट कर लेता है तो ना सेंडिंग हो रही है ना रिसीविंग हो रही है। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, प्रोटोकॉल्स में। फिजिकल लेवल पे तो आपने एक नेटवर्क बना लिया है, लेकिन लॉजिकली आप उसको क्रिएट या कनेक्ट नहीं कर पाए। इस मकसद के लिए प्रोटोकॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा की सेंडिंग को भी कंट्रोल करते हैं कि आया जो सिस्टम ए ने डेटा सेंड किया है वो दुरुस्त किया है, अकॉर्डिंग टू रूल्स किया है। ये देखता है क्या रिसीवर डेटा जो रिसीव किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रिसीव हुआ है, क्या दरमियान में कोई एरर तो नहीं आ गया। एरर हैंडलिंग करना इनकी जिम्मेदारी है और डेटा को रिप्रेजेंट करना प्रॉपर कोड्स में इनकी जिम्मेदारी है। तो ये तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। इसके बाद प्रोटोकॉल्स की टाइप्स हैं। ये लैन प्रोटोकॉल्स अलग हैं, वैन प्रोटोकॉल्स अलग हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं दे आर नोन एज लैन प्रोटोकॉल्स। जो वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होंगे दे आर नोन एज वैन प्रोटोकॉल्स। तो अभी पहले आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोटोकॉल्स लैन में इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है ईथरनेट। आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लैन प्रोटोकॉल है ईथरनेट। आमतौर पर ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल यूज करता है और वो कहाँ यूज होता है, बस टोपोलॉजी में। अक्सर सवाल पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन बस टोपोलॉजी। तो एक है कौन सा, ईथरनेट। आमतौर पर इसका ये एक टेक्नोलॉजी यूज करता है, एक टेक्निक यूज करता है, उसको कहते हैं CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये टेक्नोलॉजी यूज करता है जिससे कोलिजन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब बस टोपोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती ही किसकी है, कोलिजन्स की। तो ईथरनेट का प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है, कोलिजन्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें रिमूव करता है। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी ये यूज करती है वो CSMACD है। इसका एब्रीविएशन और इसकी एप्लीकेशन ये आपने याद रखनी है क्योंकि अक्सर सवाल इस पे बेस करते हैं।
नेक्स्ट प्रोटोकॉल डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रोटोकॉल है टोकन रिंग। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है कहाँ? रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसको हम कहते हैं टोकन पासिंग। टोकन पासिंग एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह रिंग टोपोलॉजी में ट्रांसफर किया जाता है। असल में टोकन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो एक नेटवर्क के अंदर बहुत स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है वो टोकन के अपने पास पहुंचने का इंतजार करता है। जब टोकन पहुंचता है उसके साथ डेटा अटैच कर देता है और उसे रिलीज कर देता है। टोकन का काम एक पोस्टमैन वाला है, ये जहां से गुजरता जाएगा वहां से डेस्टिनेशन कंप्यूटर को मैच करता जाएगा। जिस कंप्यूटर का एड्रेस इसके पास मौजूद डेटा से मैच करेगा ये उसको डेटा पहुंचाएगा और फिर फ्री होकर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये टोकन पासिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये टोकन रिंग जो प्रोटोकॉल है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चूंकि एक टोकन अवेलेबल होगा नेटवर्क में तो एक कंप्यूटर ही डेटा सेंड कर सकेगा। जब एक कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा तो दूसरे कंप्यूटर की बारी नहीं आएगी, तो कोलिजन अकर नहीं होगा। या ऐसे ही समझ लें कि एक वन वे रोड है, उसके ऊपर अगर एक गाड़ी जा रही है, एक वक्त में दो गाड़ियां आ ही नहीं सकती, तो फिर कोलिजन भी नहीं होगा। तो ये था टोकन रिंग प्रोटोकॉल का काम। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल वो है आर्कनेट। आर्कनेट कहलाता है अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल दोनों केबल्स के ऊपर काम कर सकता है। जब ये इनिशियली डेवलप किया गया था तो ये स्लो था, लेकिन इसका नेक्स्ट वर्जन वो फास्ट आर्कनेट कहलाता है। ये 100 Mbps के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ये स्पीड आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। फास्ट आर्कनेट की स्पीड 100 Mbps और ये ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक के ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल के अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हमारे पास वैन प्रोटोकॉल्स आते हैं। वैन प्रोटोकॉल्स वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहले TCP/IP। मोस्ट कॉमनली यूज वैन प्रोटोकॉल पूछा जाए तो वो ये होगा। एब्रीविएशन पूछा जाए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है, किसकी मदद से? IP की मदद से। तो IP का काम कंप्यूटर के एड्रेस को लोकेट करना है और TCP का काम उससे रिलायबल कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाना है। तो बेसिकली ये डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और डेटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल ISDN, एब्रीविएशन याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये आमतौर पर टेलीफोन लाइंस के ऊपर वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस परफॉर्म करवाते हैं। आम टेलीफोन लाइन को इस काबिल बनाते हैं कि उसके ऊपर डिजिटल ट्रांसमिशन परफॉर्म की जा सके। ISDN सर्विसेज जनरेट करने में एक्सपेंसिव होती थी, तो इनका ऑल्टरनेटिव आया, मुतबादल आया एक चीप रेट के ऊपर, वो कहलाता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करती है हाई स्पीड के ऊपर, और डेटा, वॉइस, वीडियो एट द सेम टाइम ट्रांसफर हो सकती है। चूंकि एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन इस्तेमाल हो रही है, लाइंस होती है एनालॉग जबकि डेटा होता है डिजिटल, तो डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना पड़ता है, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना पड़ता है, यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो है एक स्पेशल DSL मॉडेम यूज होगा जो कि डेटा को कन्वर्ट करेगा सेंड करते हुए और कन्वर्ट करेगा रिसीव करते हुए, और ये ऑल्टरनेटिव है किसका? ISDN का। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट हाफ से रिलेटेड थे। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ सैंपल MCQs हैं, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सैंपल MCQs जो आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहे होंगे, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका आंसर है। तो LAN तो एब्रीविएशन है किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों इररेलेवेंट या इनकरेक्ट एब्रीविएशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड बाय ईथरनेट प्रोटोकॉल। ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ईथरनेट प्रोटोकॉल कौन सी टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, ये कहां इस्तेमाल होगा, बस टोपोलॉजी में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a LAN protocol in which all computers and devices on the network pass a special signal is known as। ऐसा LAN प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर या डिवाइसेस को नेटवर्क के ऊपर एक स्पेशल सिग्नल पास करता है उसको क्या कहेंगे। ये भी अभी लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है कि रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें टोकन रिंग नाम का एक सिग्नल जनरेट होता है जो तमाम कंप्यूटर्स में पास किया जाता है, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। फर्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक नेटवर्क के अंदर जो इंडिविजुअल कंप्यूटर होगा उसे क्या कहा जाएगा। उसे हम ना तो लिंक कहते हैं, ना कोड कहते हैं, ना मोड कहते हैं, उसका एक ही नाम है, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कंपनीज दैट यूजेस नेटवर्क दैट कैन सेव टाइम एंड मनी बिकॉज नेटवर्क अलाउ यूजर्स टू शेयर। कंपनीज नेटवर्क को क्यों इस्तेमाल करती हैं, ताकि टाइम और पैसे को बचाया जा सके और हम क्या शेयर कर सकें। ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स शेयर हो सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन ये भी शेयर हो सकती है। इसलिए इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू अ लोकल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। रिमोट कंप्यूटर से आप अपने लोकल कंप्यूटर तक अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सिंपली दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउनलोडिंग। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाउनलोडिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।